हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू डे डॉक्टरिंग। फ्रेंड्स, हम अपॉइंटमेंट कवर करने वाले हैं। इसमें अपडेटेड कंटेंट है। इस पीडी का हम पूरा ही अपॉइंटमेंट कवर करेंगे, जिसमें कि लगभग 150 के आसपास अपॉइंटमेंट है। तो आज मैं 40-45 के आसपास कवर करवाऊंगी। 2-3 पार्ट में हम कवर करेंगे, क्योंकि हम ट्रिक भी देखेंगे, मतलब याद भी करते जाएंगे। ऐसे 150 क्वेश्चन याद करना मुश्किल है। अगर आप इस पीडी को डायरेक्ट पेज से याद करना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर एमसीक्यू फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आपको लगभग 150 क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट में करवाने वाली हूँ। तो ये पहला पार्ट है, इसको हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के महान्यायवादी कौन है। ऑप्शन है शरद अरविंद बोबड़े, के वेणुगोपाल, सोमदेव बर्मन, या फिर आर वेंकट रमणी। इसका सही आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। अब देखिए, महान्याय की जरूरत कब इंसान को पड़ती है? जब वेंकट संकट में पड़ता है। जब वेंकट संकट में पड़ता है तभी तो महान्याय की जरूरत पड़ती है। मतलब आर वेंकट रमणी जो है, ये 3 वर्ष के लिए महान्यायवादी बने हैं। देखिए, 76 आर्टिकल की बात करें तो 76 के 1 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है महान्यायवादी की, और ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, तो जब वेंकट संकट में पड़ते हैं तभी महान्याय की जरूरत पड़ती है। हो गया। 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि 50वें नंबर के हैं, कौन है? ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़, के वेणुगोपाल, सोमदेव वर्मन, या फिर शरद अरविंद बोबड़े। सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रचूड़ साहब हैं। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश तो वैसे भी याद रहते हैं, ये 50वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। और जो पहले बने थे चंद्रचूड़ साहब। अब देखिए, महान्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत कब पड़ती है? आदमी के साथ बहुत न्याय होता है तो भाई चूड़ी पहन के नहीं बैठेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम अपने मूल अधिकार के लड़ाई के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आजकल किसी के साथ अन्याय करेंगे तो वो चूड़ी पहन के नहीं बैठेगा। चंद्रचूड़ चूड़ी पहन के नहीं बैठे तो कहाँ जा सकता है भाई? मतलब मुख्य न्यायाधीश के पास जा सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को एजीजे वानिया पहले हमारे न्यायाधीश बने थे, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरा नंबर। हाल ही में आईएनसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शशि थरूर, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और मैं डायरेक्ट पेज से याद करवा चुकी हूँ, तो ये आपके लिए एक रिवीजन जैसा है। और इसमें एमसीक्यू मतलब ऑप्शन ही बोलूँगी, जिससे कि आप ऑडियो फॉर्म भी निकाल के दे दूँगी, तो कहीं बाहर घूमते फिरते आप भी सुन सकते हैं। मतलब आपका टाइम बर्बाद नहीं जाएगा अगर आप घर से बाहर भी हैं तो। ठीक है, तो आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। याद रखिएगा, लगभग 71 साल के बाद कोई मतलब कोई एससी दलित बना है। इनसे पहले जगजीवन राम जी बने थे 1971 में। 71 साल नहीं, 1971 में बने थे जगजीवन राम। ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद कोई गैर गांधी परिवार का बना है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। याद रखिएगा, ये कौन थे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ से पहले राज्यसभा के विपक्ष नेता थे। ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। याद रखिएगा, शशि थरूर जी को हराए हैं। शशि थरूर जी का तो इन्होंने जमानत ही जब्त करवा दिया। लगभग उनको 1079 मतलब 1079 उनको वोट मिले, जबकि 7897 वोट मल्लिकार्जुन साहब को मिला है। ठीक है, इतना फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, श्री नरेंद्र मोदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो आपको पता होगा, 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो धनखड़ साहब बने हैं। कौन बना है? धनखड़ साहब बने हैं। ठीक है, देखिए, अब इसमें हम जो कन्फ्यूजन करते हैं ना, मतलब कन्फ्यूज होते हैं आप इनके क्रम में। 15वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और 14वें उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब है। और 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी। अब देखिए, 2 15 15 है यहाँ पे। 15वें नंबर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मतलब वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मतलब संवैधानिक तौर पे तो सबसे प्रमुख जो होते हैं राष्ट्र के, सबसे ज्यादा पावर राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन वास्तविक पावर किसके पास होता है आपको पता है ना? प्रधानमंत्री के पास। मतलब ये एक तो संवैधानिक मतलब संवैधानिक तौर पे ये सबसे पावरफुल है, लेकिन वास्तविक तौर पे ये है। तो दोनों लोगों को बड़ा वाला नंबर दे देते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति से तो ये दोनों मतलब पावर के मामले में ज़्यादा ही है। तो ऐसे करके आप दोनों 14 और 15 नंबर को डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति 14 नंबर, सबसे कम पावर होता है इनके पास। ठीक है, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में हम भाई फर्क नहीं कर सकते हैं। एक को कहता है, एक को संविधान पावर दे रखा है और एक के पास वास्तविक पावर है ज़्यादा। तो इस तरीके से इनको हम 15 नंबर दे देते हैं, और 14वें नंबर के हो गए अपने उपराष्ट्रपति यानी कि धनखड़ साहब। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप 14-15 नंबर में। देखिए, अगला जो प्रश्न है, 5वां नंबर, भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? यानी कि जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसका अध्यक्ष आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन है तुषार मेहता, हरिवंश नारायण सिंह,
आदर्श कुमार गोयल या फिर प्रमोद चंद्र मोदी? सही आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श कुमार गोयल। आप बहुत जल्दी आंसर कर पा रहे होंगे क्योंकि आप पहले अगर वीडियो देखे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। देखिए हरित की बात हो रही है ना, हरित यानी कि हरियाली। अगर आप हरियाली पेड़ पौधे को प्राथमिकता देते हैं मतलब ये आपका आदर्श विचार है, आदर्श विचार है, तो हरित के साथ यानी कि हरियाली के साथ आप आदर्श को जोड़ के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का 2010 में। कब हुआ था? 2010 में। ठीक है, ये एक तरह का विशेष पर्यावरण अदालत होता है जिसमें कि पर्यावरण संरक्षण या फिर वन से संबंधित जो मुद्दे होते हैं ना, मतलब वन या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उस पर सुनवाई किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन है आदर्श कुमार गोयल, के वेणुगोपाल, सोमदेव बर्मन या फिर तुषार मेहता। सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो ये है तुषार मेहता, तुषार मेहता। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? चंदर किशन दफ्तरी, चंदर किशन दफ्तरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 7वां नंबर, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, माफ कीजिएगा, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन है अरुण गोयल, राजीव कुमार, अजय भादु या फिर आर के गुप्ता। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है और 2025 तक ये रहने वाले हैं। ठीक है, जो राजीव कुमार है ये 2025 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहने वाले, तो याद रखिएगा। और किस पार्ट में निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का? तो भाग 15 में। किसमें? भाग 15, पार्ट 15 में है। और पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन और राजीव कुमार 25 में है, 25वां है ये। ठीक है, और 2025 तक रहेंगे भी। अगला प्रश्न आपके सामने 8 नंबर, भारत के सीडीएस कौन बने हैं? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, आर हरि कुमार, मनोज पांडे या फिर वी आर चौधरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एक बार देख लेंगे तो आपको याद रहता है। तो देखिए ये दूसरे सीडीएस बने हैं जनरल बिपिन रावत के बाद। कौन है? अनिल चौहान है, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस बने हैं। ठीक है, देखिए इनके बारे में याद रखिएगा, ये जो पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत थे, इनकी मृत्यु हो गई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जिसका नाम था MI-17। क्या था? MI, हालांकि अब तो पूछा नहीं जाएगा, बहुत पुराना हो गया, बट याद रख लीजिएगा MI-17 था। और तमिलनाडु के कुनूर में एक्सीडेंट हो गया था, इनकी क्रैश हो गई थी हेलीकॉप्टर और इससे मारे गए थे 2021 में। ठीक है, 8 दिसंबर 2021, याद रखिएगा 8 दिसंबर 2021। कभी कभी पूछ लेता है, जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब ये सवाल पूछा गया था एग्जैक्ट डेट एक एग्जाम में, तो इसलिए मुझे याद है 8 दिसंबर 2021 को। 9वां नंबर प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के यानी कि BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है राहुल द्रविड़, MS धोनी, सौरव गांगुली या फिर रोजर बिन्नी। ये क्वेश्चन भी याद होगा आपको। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी याद रहेगा। अगर हम BCCI की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुआ था? 1928 में, याद रखिएगा। और सचिव इसके कौन है? जय शाह है और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। 10वां नंबर प्रश्न है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है शुभ्रकांत पांडा, संजीव मेहता, अरुण चावला या फिर सौरव सान्याल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुब्रकांत पांडा। अब देखिए कोई भी फिक्का, फिक्की मतलब फीका। अब देखिए कोई भी आपके घर में शुभ काम होता है, जैसे बर्थडे पार्टी हो गया, शादी ब्याह, मतलब इस तरीके का जो शुभ काम होता है उसमें कभी भी फीका खाना नहीं बनता, एकदम टेस्टी खाना बनता है ना, एकदम झक्कास वाला खाना बनता है। तो जब भी आपके घर में कोई शुभ काम हो तो क्या होता है, उसमें फिक्का खाना नहीं बनता, टेस्टी खाना बनता है ना। तो बस फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए ये नए अपॉइंटमेंट है तो याद रखिएगा ये दोनों ही, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है दोनों ऑप्शन के साथ, तो याद रखिएगा स्टार मार्क लगा लीजिएगा इस पे भी और इस पे भी। तो फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है आपके शुभ्रकांत पांडा, लेकिन आपसे अगर सचिव पूछे, महासचिव, देखिए सचिव शैलेश, सचिव शैलेश, सचिव शैलेश, तो याद रखिएगा, है ना, कंफ्यूज हो सकते हैं। स्थापना इसकी 1927 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है 11वां, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, माधवी पुरी बुच, देवाशीष पांडा या फिर संबित पात्रा।
सही आंसर क्या हो जाएगा, याद होगा आपको, माधवी पुरी पूछ। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और सेबी यानी कि सेब पूरी खा गए आप, पूरी की पूरी सेब, हाँ टेस्टी लगा तो पूरी खा गए, ठीक है। तो सेब आप पूरी की पूरी खा गए क्योंकि आपको टेस्टी लगा, बस। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1988 को उसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है तुषार मेहता, आदर्श कुमार गोयल, अशोक माथुर या फिर ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी, बताइए। थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ आपको। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। याद कैसे रखेंगे आप, तो जैसे लॉ हमारा जो विधि है टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया जाता है ना, संशोधन किया जाता है, वक्त के हिसाब से उसमें परिवर्तन लाया जाता है। तो हमारा विधि कैसे बदलता है, हमारा लॉ कैसे बदलता है भाई, ऋतु की तरह। जैसे ऋतु बदलता है ना, गर्मी ठंडा बरसात ऐसे आता है, तो इस तरीके से आप लिंक करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से, और 4 ऑप्शन से ही तो आपका आंसर निकालना है ना, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर तो लिखना नहीं है, तो ऑप्शन से आपको आंसर निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ऋतु बदलता है वैसे हमारा विधि भी टाइम टू टाइम बदलते रहता है, ठीक है। हालांकि उसके उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक कौन है। ऑप्शन है संजय कुमार मिश्रा, तपन कुमार डेका, दिनकर गुप्ता या फिर सामंत कुमार गोयल। देखिए मैं जब एक बार ट्रिक बनाती हूँ फिर 1 से 2 बार मुझे भी देखना पड़ता है क्योंकि मुझे फ्लुएंटली बोलना पड़ता है ना। तो अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं, डायरेक्ट बुक से याद किए हैं, तो आप ऑप्शन देखते ही या फिर सुनते ही आपको आंसर याद आ जाता होगा। यहाँ पे है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिंक की थी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ना, जनरली दिन में अपना जांच शुरू करती है। कब शुरू करती है, दिन में अपना जांच शुरू करती है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। महानिदेशक इसका कौन है, दिनकर साहब है। हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन है। ऑप्शन है भारती दास, राजीव कुमार, गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर तरुण कपूर। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पे आप एक जगह कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, पहले हम देख लेते हैं CAG और एक होता है CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैग की बात हो रही है। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए नियंत्रण, अगर आपके हाथ का मतलब आपके बॉडी का नियंत्रण बिगड़ा, कभी कोई चीज़ गिरी, मतलब कब गिरेंगे आप या फिर कोई भी सामान, जब नियंत्रण खराब होगा, नियंत्रण बिगड़ा, अनबैलेंस हुआ, असंतुलन हुआ, तब जाके कोई भी चीज़ गिरता है। तो गिरी कैसे गिरी, नियंत्रण खो दिए तो गिर गए, बस हो गया। तो ये है कैग, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये है अभी हाल ही में बने हैं, या स्टार मार्क लगा के याद कर लीजिएगा। अभी CGA बन गए हैं एस दुबे। कौन, एस दुबे, दुबे, ठीक है। CGA को कहते हैं हिंदी में महालेखा नियंत्रक। महालेखा, महालेखा जोखा अगर नहीं रखेंगे तो फिर डूब जाएंगे, है ना। कहते हैं ना कि डूब गया, कोई कंपनी डूब गई, है ना, कोई बिजनेस डूब गया। तो अगर महालेखा जोखा नहीं रखेंगे तो भाई डूब जाएगा बिजनेस या कंपनी। तो बस CGA यानी कि महालेखा नियंत्रक कौन है, तो 28वें नंबर के बने हैं SS दुबे साहब। अभी हाल ही में बने हैं इसी मंथ में, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगर हम बात करें CAG के यानी कि कैग का, तो इनके लिए जो आर्टिकल है वो आपको पता होगा, 148 से 151 तक इसका प्रावधान है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाँ देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया 15वां नंबर, 27वें महालेखा नियंत्रक इसमें पूछा गया है, लेकिन अभी 28वें बन चुके हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है 27वें महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA कौन है। ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, भारती दास, प्रमोद चंद्र मोदी या फिर गार्गी कौल। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, भारती दास, ठीक है। 27वें नंबर की भारती दास थी, लेकिन अभी 28वें कौन बन गए हैं, CGA एस दुबे, एस दुबे। याद कैसे रखेंगे, दुबे यानी कि डूबे। अगर आप महालेखा जोखा नहीं रखेंगे अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का, तो फिर डूबे। कोई भी मतलब आपका मैनेजर लेके पैसा डूब जाएगा, डुबा देगा, ठीक है। तो डूबे, अगर महालेखा नहीं रखे, महालेखा जोखा नहीं रखेंगे तो फिर डूबे, पैसा डूबा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है। ऑप्शन है संजय कुमार मिश्रा, तपन कुमार डेका, सामंत कुमार गोयल, सुबोध कुमार जायसवाल। सही आंसर क्या हो जाएगा,
सामंत कुमार गोयल। सामंत, अब देखिए रॉ अपने लाइन में, रॉ में शांत मन से, सामंत यानी कि शांत मन से लगे रहो वरना आपका काम नहीं होगा। कहीं भी काउंटर पे जाते हैं भीड़ रहता है तो भाई शांत मन से, सामंत यानी कि शांत मन से अपने रॉ में लगना होता है ना, ताकि आपकी बारी आई तभी आप काम करवा पाए। तो इस तरीके से आप याद करेंगे इसको तो याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए रॉ की बात करें तो 21 सितंबर 1968, 21 सितंबर सितंबर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? रॉ की। ठीक है, तो इतना चीज याद रखिएगा। सामंत कुमार गोयल, शांत मन से रहिए अपने रॉ में वरना आपका काम नहीं होगा। 17वां नंबर प्रश्न है, सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन है वी आर चौधरी, आर हरि कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान या फिर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सैन्य अभियान की बात हो रही है तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अब देखिए कटियार मतलब कटेगा यार। अगर भारतीय सेना सैन्य अभियान निकल पड़ा मतलब दुश्मन बहुत परेशान कर चुका है, दुश्मन परेशान कर चुका है और अपनी जब सेना निकल पड़ी तो समझ लो दुश्मन का सर कटियार, कटियार। ठीक है, दुश्मन का सर कटियार। कब? क्योंकि भारतीय सेना अपने अभियान पे निकल चली है। बस हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है वी आर चौधरी, आर हरि कुमार, मनोज पांडे या फिर मनोज कुमार कटिहार। नहीं, यहाँ पे कटियार होगा। तो आपको बताना है वायुसेना अध्यक्ष। देखिए वायुसेना वी आर, कैसे हम इसको लिंक किए थे? व से वायु, माफ कीजिएगा वायुसेना नहीं, यहाँ पे नौसेना पूछा जा रहा है। नौसेना मतलब आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। देखिए नौसेना आर हरि कुमार। अब देखिए नौसेना, नौसेना मतलब पानी वाली को कहते हैं ना। तो अब देखिए हरी मतलब हरियाली अगर चाहिए, पेड़ पौधे लगाए हैं तो फिर वहां पे पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो ये एक छोटा सा हिंट हो जाएगा आपको याद करने के लिए। ठीक है, तो नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ही कुछ डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिए। नौसेना ये 25वें नंबर के हैं, वायुसेना 27वें नंबर के और थल सेना के जो अध्यक्ष हैं ये 29वें नंबर के हैं। अब इसका क्रम कैसे याद रखिएगा? देखिए 25, 27 और 29 मतलब दो दो का गैप है। 25 के बाद 26 गैप 27, फिर 27 के बाद एक गैप 28 गैप हो गया 29, मतलब 25, 27 और 29 एक एक गैप करके है। कैसे याद रखेंगे इसी क्रम में? तो देखिए 25, 27, 29 है ना, तो 25 हो गया नौसेना का, वायुसेना का 27 और थल सेना का हो गया 29। तो नौ था मतलब नाव था, ऐसे कर लीजिए नाव था, ना वो था, नाव था। नाव था से ये क्रम आपको याद हो जाएगा। नौ से नौसेना, वो से वायुसेना और था से आपको थल सेना। ठीक है, नाव था, नाव था, नाम ना नौसेना यानी कि ये 25वें नंबर के हैं आर हरि कुमार अध्यक्ष, और वायुसेना यानी कि 27वां, 25 के बाद 27 होगा ना, तो ये वी आर चौधरी हैं वायुसेना के अध्यक्ष, और था यानी कि थल सेना अध्यक्ष 29वें नंबर के कौन है? अजय, माफ कीजिएगा मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। ठीक है, और सीडीएस की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। सैन्य अभियान के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार पढ़े हैं हम लोग, अभी याद भी कर चुके हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन है? ऑप्शन है प्रवीण सिन्हा, मोहित सूरी, सुरेंद्र सुरेंद्र एन पटेल या फिर सुबोध कुमार कुमार जायसवाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुबोध, माफ कीजिएगा यहाँ पे सुरेश एन पटेल। देखिए यहाँ पे बात हो रही है केंद्रीय सतर्कता, सतर्कता से हम लिंक किए थे। सतर्क, जब सुर लगाते हैं तो उस वक्त सतर्क रहते हैं ना, तो सुर लगाने वक्त क्या करना होता है? सतर्क रहना होता है। ठीक है, तो सुरेश एन पटेल सीबीसी है यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है पीटी उषा, रमेश पुआर, राहुल द्रविड़ या फिर हेमांग अमीन। इसका आंसर आप कर चुके होंगे। पीटी उषा जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है आईओए के यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? ऑप्शन है हेमांग अमीन, रमेश पुआर, राहुल द्रविड़ या फिर सौरव गांगुली। सही आंसर क्या हो जाएगा? रमेश पुआर। यहाँ पे देखिए माफ कीजिएगा यहाँ पे मेंस नहीं, सॉरी मेंस क्रिकेट टीम की बात हो रही है, तो मेंस के हो गए आपके राहुल द्रविड़, जबकि महिला का पूछा जाएगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो रमेश पुआर हो जाएंगे। ठीक है, रमेश पुआर यानी कि पुअर। पुअर परफॉर्मेंस किसका होता है भाई? जो महिला क्रिकेटर है ना उनका अभी परफॉर्मेंस जो है ना, मतलब कंपेयर करें पुरुषों से तो पेयर है, पुअर है मतलब कमजोर है, नहीं तो ऐसे तो अच्छा कर रही हैं वो। ठीक है, तो राहुल द्रविड़ होंगे भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, जबकि रमेश पुआर महिलाओं की है, महिलाओं के मुख्य कोच हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? मैं बता चुकी हूँ आपको सही आंसर। ऑप्शन है आपके सामने
हेमांग अमीन, रमेश पुआर, राहुल द्रविड़ या फिर सौरव गांगुली। सही आंसर क्या हो जाएगा? रमेश पुआर। क्या हो जाएगा? रमेश पुआर। ठीक है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, 15वें राष्ट्रपति के नए सचिव कौन है? जो 15वें राष्ट्रपति हैं उनके नए सचिव कौन है? ऑप्शन है राजेश वर्मा, श्वेता सिंह, तरुण कपूर या फिर राजीव गाबा। सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वेता सिंह। देखिए श्वेता सिंह जो है ना, ये 15वें राष्ट्रपति के नए सचिव बनी है। ठीक है, याद रखिएगा श्वेता सिंह। अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? ऑप्शन है आपके सामने। देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका श्वेता सिंह। श्वेता सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक बनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? श्वेता सिंह बनी है। ठीक है, श्वेता सिंह याद रखिएगा। पीएम कार्यालय की नई निदेशक श्वेता सिंह। लेकिन इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था, इसने पूछा गया था आपका कि राष्ट्रपति के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर के, इनके नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव वर्मा, राजेश वर्मा, माफ कीजिएगा, राजेश वर्मा 15वें राष्ट्रपति के नए सचिव हैं, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक बनाई गई है श्वेता सिंह को। देखिए दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा, तो क्लियर कीजिएगा इसको। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन है बने हैं? ऑप्शन है सौरव गांगुली, अरुण सिंह धूमल, एमएस धोनी, हेमांग अमीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धूमिल, अरुण सिंह धूमल। अब देखिए जो आईपीएल होता है ना तो एकदम धूम मचा देता है, क्योंकि 1-1.5 महीने ऐसे लंबा चलता है ना, तो जब आईपीएल होता है तो पूरे क्रिकेट का धूम मचा रहता है पूरे देश में। तो ऐसे करके अरुण सिंह धूमल जो है ना आईपीएल के नए अध्यक्ष हैं, याद रहेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्यसभा आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अरुण गोयल, ओम बिरला, प्रकाश जावड़ेकर या फिर प्रमोद चंद्र मोदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर साहब जो हैं राज्यसभा आचार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ, ऑप्शन है सुमन बैरी, नरेंद्र मोदी, परमेश्वरन अय्यर या फिर डॉक्टर मनोज सोनी। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देखिए इसमें ऑप्शन चेंज करना भूल गई थी थोड़ा सा, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। अभी जो है ना, अभी परमेश्वरन अय्यर पहले थे, लेकिन अभी कौन बन गया है? बी भी आर, मैं पीडीएफ में चेंज कर दूंगी, बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो बीवीआर सुब्रमण्यम से याद रखिएगा, सुब्रमण्यम जी क्या बन गए हैं? नीति आयोग के सीईओ बन गए हैं। परमेश्वरन साहब नहीं है अब सीईओ। कौन बन गया है नीति आयोग का? बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, और नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए नीति आयोग से 3 सवाल पूछा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष तो होते हैं पीएम, मतलब मोदी जी होंगे। सुमन बैरी इसके उपाध्यक्ष हैं, और सीईओ कौन बने हैं? याद रखिएगा बीवीआर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे 2015 में ये बना था नई दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर है, और नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अब देखिए अध्यक्ष से मतलब मोदी जी से, प्रधानमंत्री से तो कोई पंगा नहीं लेगा, तो किससे पंगा लेता है? उपाध्यक्ष। मतलब पंगा मतलब पद लेने के लिए, वो उस पोस्ट पे जाने के लिए, तो किससे पंगा लेगा आदमी? उपाध्यक्ष से। मतलब बैरी, बैरी किससे बैर साधेगा? मतलब बैरी कौन होगा भाई? उपाध्यक्ष होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री से तो पंगा लेना पॉसिबल है नहीं। और सीईओ कौन बन गए? बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, 2015 में बना था ये योजना आयोग की जगह पे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है सुमन बैरी, डॉक्टर मनोज सोनी, परमेश्वरन अय्यर या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, अभी जस्ट पहले बताई थी क्वेश्चन में, तो आप इसका ऑप्शन बताइएगा सही आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी बोल देती हूँ। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है सुमन बेरी, डॉक्टर मनोज सोनी, परमेश्वरन अय्यर या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीईओ कौन है? सीईओ बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर, इसका कमेंट करके आप बताइएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है ऋतुराज अवस्थी, भगवान लाल साहनी,
डॉक्टर मनोज सोनी या फिर अशोक कुमार माथुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? यूपीएससी, मतलब यूपीएससी में सोनी वीनी मतलब नींद विन सब भूल जाना होता है, मतलब मनोज सोनी जो है यूपीएससी के अध्यक्ष है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मतलब आपको सोना वाना भूल जाना है, मतलब 8-10 घंटे की नींद के बाद आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे करके आप इसको याद किए थे, याद अगर हो, अगर पहले वीडियो आपने देखा है तो। 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए एस किशोर, प्रदीप कुमार मोहंती, रेखा शर्मा या फिर श्वेता सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब रेखा शर्मा, ये 9वें नंबर की है, ठीक है। श्वेता सिंह कौन है? तो ये पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय की नई निदेशक है, ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक बनाई गई है, कौन? श्वेता सिंह है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? एनएसजी के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन है एस एल थाउसेन, शीलवर्धन सिंह, गुरबीर पाल या फिर एम ए गणपति। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका एम ए गणपति, एम ए गणपति, एम ए गणपति। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। अब देखिए सुरक्षा गार्ड से हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे माँ पार्वती और शिव जी बैठे होते हैं तो उनके गार्डिंग में मतलब बाहर कौन पहरा दे रहा होता है? गणपति दे रहे होते हैं, मतलब उनकी सुरक्षा में कौन खड़ा होता है भाई? गणपति, ठीक है। तो पहले किसी राक्षस को गणपति से टकराना होता था तब जाके वो शिव और पार्वती के पास पहुंचते थे। एनएसजी के इंस्पेक्टर बने हैं ये प्रवीण छाबड़ा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रवीण छाबड़ा कौन बना है? प्रवीण छाबड़ा नए नए बने हैं, तो याद रखिएगा ये अपॉइंटमेंट पूछा जा सकता है। एनएसजी के इंस्पेक्टर जनरल कौन बना है? प्रवीण छाबड़ा। महानिदेशक, महानिदेशक रिजर्व सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन है? थाउसेन साहब है। अगला है एनएसजी के महानिदेशक एम ए गणपति और महानिदेशक, एनएसजी के महानिदेशक एम ए गणपति, महानिदेशक एनसीसी का कौन है? गुरबीर पाल सिंह 34वें नंबर के, और सीआईएसएफ के महानिदेशक शीलवर्धन है। देखिए सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, देखिए औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्री की बात हो रही है, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना उसको क्या किया जाता है? सुरक्षा बल वाले ना शील कर देते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं, शील कर देते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप कि जो औद्योगिक एरिया होता है इंडस्ट्रियल एरिया उसको क्या करते हैं? सुरक्षा बल वाले सील कर देते हैं, ठीक है। एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है इसकी मृणालिनी श्रीवास्तव निदेशक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला एक और पॉइंट बचा हुआ है, आपको बताना है महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? तो यह है अतुल करवाल। देखिए महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जो राष्ट्रीय आपदा आता है ना तो वो तो अतुलनीय क्षति पहुंचा के जाता है ना, जैसे भूकंप आ गया या फिर कुछ भी आ गया ऐसा, तो राष्ट्रीय आपदा मतलब एक देश परेशान हो जाता है तो इस तरीके से, या फिर राष्ट्रीय आपदा वैसे भी कह सकते हैं कि कोई बाहरी देश अटैक कर दिया, तो इसमें क्या होता है भाई? कोई भी आपदा आएगा तो राष्ट्र का अतुलनीय क्षति होता है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। एक बार आप स्पीडी को जरूर देखिएगा, वहां से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होती जाएंगी। 32वां नंबर क्वेश्चन है, बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? ऑप्शन है एन के सीकरी, राहुल द्रविड़, टी राजा कुमार या फिर विनीत सरन। सही आंसर क्या हो जाएगा? विनीत सरन, विनीत सरन, ठीक है। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल, देखिए जो लोकपाल होता है ना, या फिर जो एथिक्स ऑफिसर होता है, उसके बाद भाई बीसीसीआई की बात हो रही है तो जो नए क्रिकेटर होते हैं ना, जो नए क्रिकेटर होते हैं वो जाते हैं उनके पास, विनती करते हैं, उनके शरण में जाते हैं, उनकी विनती करते हैं कि भाई एक मौका दे दो हमें नेशनल या इंटरनेशनल खेलने का, तो ऐसे करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर या फिर जो लोकपाल है ना कौन है? विनीत सरन है, ठीक है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है जी नागेश्वर राव, समीर वी कामत, एस सोमनाथ या फिर अजीत कुमार मोहंती। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका के सिवन, ये तो पता ही है आपको, के सिवन पहले थे, अभी हो गए हैं एस सोमनाथ, 10वें नंबर के हैं ये। इसरो के नए वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। अच्छा, जब इसरो की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, विक्रम साराभाई के सहयोग से, ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण रोल इसमें निभाया था उन्होंने। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, मतलब वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है, ठीक है। के सिवन पहले थे, उनके बाद ये बने हैं।
अगला प्रश्न है, भारत परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए कमलेश नीलकंठ व्यास, जी नागेश्वर राव, समीर वी कामत या फिर अजीत कुमार मोहंती। सही आंसर क्या हो जाएगा? कमलेश नीलकंठ व्यास। कमलेश नीलकंठ, देखिए अब जहाँ पे परमाणु बम फेंक दिया जाता है, इसको परमाणु ऊर्जा है ना, तो परमाणु बम से रिलेट करते हैं। अब परमाणु बम जहाँ फेंक देंगे मतलब जहर हो जाएगा, जहर मतलब नीलाकंठ हो जाएगा, हर आदमी का नीलाकंठ हो जाएगा और मरने लगेगा। तो अगर परमाणु बम कहीं पे पटक दिया गया तो फिर वहाँ के लोगों का नीला कंठ होने लगेगा, कंठ नीला होने लगेगा और मरने लगेंगे लोग, है ना। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है टी रामास्वामी, कमलेश नीलकंठ व्यास, डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर या फिर जी नागेश्वर राव। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर नागेश्वर राव। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जी नागेश्वर राव, डॉक्टर जी नागेश्वर राव हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, लेकिन अभी हमने जस्ट पहले देखा था परमाणु ऊर्जा आयोग, वो आयोग था लेकिन ये बोर्ड है ना, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। तो इसके अध्यक्ष कौन है? जी नागेश्वर राव हैं, जी नागेश्वर राव, याद है। और वहां पे कौन थे? नीलकंठ। जब आयोग की बात करेंगे ना, परमाणु ऊर्जा आयोग, तो वहां पे क्या होगा? नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ याद रखिएगा, नीलाकंठ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? ऑप्शन है के राजा प्रसाद रेड्डी, विश्वास त्रिपाठी, अवीक सरकार या फिर अजीत कुमार मोहंती। सही आंसर क्या हो जाएगा? अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भाभा, भाभा बाबा, भाभा बाबा, अब देखिए भाभा बाबा जो बूढ़े हो जाते हैं, जब भाभा बाबा, भाभा बाबा जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है भाई? उन पे मोह आता है ना, मुंह आता है बस। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए भाभा यानी कि बार्क, अब बार्क की स्थापना कब हुई थी ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम इसरो का देखें तो 1969 हम देखे थे, ठीक है। और डीआरडीओ का 59 में, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, डीआरडीओ का 59 1959 में। डीआरडीओ से जस्ट 4 साल पहले भाभा का स्थापना हुआ था, बार्क का। कब? 1954, ठीक है। और डीआरडीओ का 58 में, 1958।